नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपने एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसके गेस्ट पेपर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही साथियों, जैसा कि आप सभी ने कहीं ना कहीं एंटोमोलॉजी की क्लास ले ली होगी और इसके साथ में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वन शॉट क्लास आपने ली है, वन शॉट क्लास आ चुकी है बेटा, कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले ही वन शॉट क्लास आ चुकी है, तो किस किस साथी ने वन शॉट क्लास ले ली ये कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ में जिस जिसने नहीं ली है वो भी कमेंट करके बताना कि सर मैंने तो वन शॉट क्लास नहीं ली। पर बेटा ऐसा नहीं करना है, आप सभी साथियों को क्या करनी है, एंटोमोलॉजी की वन शॉट वाली क्लास लेनी है बेटा। पूरा जितना हो सकता है ना उतना जी जान लगाकर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और अब उसी में से कहीं ना कहीं जो अपन ने कंप्लीट पढ़ाया है उसी में से कहीं ना कहीं क्या है बेटा, गेस्ट पेपर आया। गेस्ट पेपर के सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे, सभी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एंडोक्राइन सिस्टम और दो नेम बताने हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम बताना है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनका नाम बताना है। फिल्टर चेंबर क्या होता है, क्यूटिकल क्या होता है, विंग वेनेशियन, अभी सभी के बारे में बात करेंगे बाइलिंगुअल। एक डाइसिस इंसेक्ट और माइट क्या है, प्रोगनेतस हाइपोगनेतस क्या है, एपटेरिगोटा टेरिगोटा क्या है, इसके साथ में ही पार्थोजेनेसिस और पेडोजेनेसिस क्या है, जॉन्सन ऑर्गन क्या है, इसके साथ में ही मैगट और ग्रब में क्या अंतर है, और इसके साथ में होल्टर क्या है, टैक्सोनोमी क्या है, इंटेगुमेंट क्या है, बटरफ्लाई मोथ क्या है, इसके साथ में ही बात करते हैं होलोप्न्यूस्टिक और हेट्रोपटेरा, और इसके साथ में होमोपटेरा में क्या अंतर है। इसके साथ में ही ये कुछ शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी, सिंदूर बैच में। कहां पर मिलेगी, सिंदूर बैच में मिलेगी। नंबर नोट डाउन कर लो, आपका नाम, कॉलेज का नाम, सारी चीजें इन्फॉर्म कर देना। कुछ भी आपको पूछना है सब कुछ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, पूछ सकते हो। इसके साथ में ही देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, देखो मैंने पहले बता रखा है, इसलिए मैं आराम से आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते करवाते सारी चीजें आपको क्या करवाने वाला हूं, याद करवाने वाला हूं। बस आपने अगर वो क्लास ले ली है तो इसके बाद में ये क्लास भी आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। देखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं बेटा, ऐसा ग्रंथि तंत्र होता है, मतलब इसमें ग्रंथियों का एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जो ग्रंथियां क्या करती है, कुछ श्रावण करती है, कुछ द्रव्य छोड़ती है। क्या करती है, द्रव्य छोड़ती है, और उसके कई जैविक क्रियाएं नियंत्रित करने के कार्य होते हैं। कुछ ग्रंथियां होती है और वो ग्रंथियां क्या करती है, कहीं ना कहीं कोई श्रावित करती है, कोई द्रव्य पदार्थ श्रावित करती है, और वो कहीं ना कहीं उनके अनेक क्या होते हैं, जैविक कार्य होते हैं। अनेक क्या होते हैं बेटा, जैविक कार्य होते हैं, तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। मतलब एक ग्रंथि तंत्र है, क्या है, एक ग्लैंड सिस्टम है। इसमें क्या होता है, खूब सारी इसमें डक्ट नलिकाएं नहीं होती है, यहाँ हार्मोन को सीधे कीट के शरीर में क्या कर देती है, हीमोसिल जो बॉडी कैविटी होता है उसमें कहीं ना कहीं छोड़ देती है, और कहीं ना कहीं जिससे शरीर की कई क्रियाएं क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो आपको समझ में आ गया, मतलब ग्रंथियों का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है, और कहीं ना कहीं वो क्या करती है, कहीं ना कहीं कुछ हार्मोन कुछ स्रावित करती है, और वो स्रावित करती है तो बेटा उसका क्या होगा, अरे उसका क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जाएगा, और जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। अब बात करते हैं कार्यों की, बात करते हैं तो बेटा अपन बात करते हैं एक्डाइसिस। मोल्टिंग के लिए कई हार्मोन है जो कि मोल्टिंग के लिए क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। इसके साथ में ही प्रजनन के लिए स्रावित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वृद्धि के लिए क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या किए जाते हैं, कहीं ना कहीं स्रावित किए जाते हैं। इसमें बेटा अपन दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो एक प्रोथोरेसिक आ जाती है और एक कार्पोरा एलाटा आ जाती है, जिसके बारे में मैंने वन शॉट क्लास में बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई छोटा क्वेश्चन आए तो सीधा आपको ये लिखना है। दूसरा आता है फिल्टर चैम्बर। फिल्टर चैम्बर समझना बेटा, एक प्रकार की ये रचना होती है, और ये क्या होती है, जो मुखांग होते हैं ना, जो मुखांग होते हैं, मुखांग कुछ कीट ऐसे होते हैं जैसे कि मक्खी वगैरह होती है, वो क्या करती है, रस चूसती है। क्या करती है, रस चूसती है। तो बेटा रस में जो अशुद्धियां आती है, उन अशुद्धियों को हटाने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए फिल्टर चैम्बर का प्रयोग होता है। मतलब एक विशेष रचना होती है जो कि कुछ कीटों जैसे कि एफिड, लीफ होपर, इनके पाचन तंत्र में पाई जाती है, जो कि पाचन तंत्र में क्या करती है, जो फिल्टर जो जाएगा, जो लिक्विड जाएगा, उस लिक्विड में
जो अशुद्धियां होगी उन अशुद्धियों को क्या कर दिया जाएगा, उन अशुद्धियों को रिमूव कर दिया जाएगा, उन अशुद्धियों को क्या कर दिया जाएगा बेटा, हटा दिया जाएगा। दैट इज फिल्टर चेंबर। क्या हो जाएगा, अरे बेटा फिल्टर चेंबर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है फंक्शन, मतलब जो रस, मतलब ये क्या करते हैं बेटा, रस चूसते हैं, तो जो चूसा गया जो रस होता है उसमें अतिरिक्त पानी या शर्करा या कुछ भी अवशेष होते हैं, कुछ भी क्या होते हैं, अवशेष होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, मतलब उनको हटा दिया जाता है। ऐसे समझ लो कि मैं कोई रस चूस रहा हूँ और उस रस में से जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को रिमूव कर दिया जाता है। हम अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, अलग कर देंगे। दैट इज वो क्या होता है, फिल्टर चैम्बर होता है। वो क्या होता है बेटा, फिल्टर चैम्बर होता है। क्या होता है रे बेटा, फिल्टर चैम्बर होता है। यह अनुकूलन कीट को तरल आहार की अधिक मात्रा को प्रभावी तरीके से पचा सके। अरे ऐसा नहीं कि कुछ साथ में आ जाए, ऐसे समझ लो बस इतना सा कि रस चूसने वाले कीट होते हैं, रस के साथ में कुछ अलग पदार्थ आ जाता है, उसको अलग करने के लिए एक चैम्बर होता है डाइजेशन सिस्टम में, उसको फिल्टर चैम्बर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है क्यूटिकल। अरे जो कीट होते हैं ना, कीटों के बाहरी ओर क्या होता है, एक कठोर आवरण पाया जाता है, एक कठोर आवरण पाया जाता है, और उस आवरण को किस नाम से जानते हैं, क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। और ये क्यूटिकल किससे बनी होती है, ये काइटिन से बनी होती है। अरे किससे बनी होती है रे मेरे बेटा, ये काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ये कहीं ना कहीं कीटों को आकार देने का, कीटों की सुरक्षा करने का, कीटों की जल हानि रोकने का कार्य करता है। देखो क्यूटिकल शरीर की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस द्वारा स्रावित होती है। किसके द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा स्रावित होती है। इसके अलग अलग पार्ट भी बताए थे मैंने, अलग अलग पार्ट भी बताए थे। इसके बाद में देखिएगा, इसका सुरक्षा प्रदान करने का, पानी की हानि को रोकने का, और मांसपेशियों को जुड़ने के लिए आधार प्रदान कौन करता है, ये कहीं ना कहीं क्यूटिकल करती है। काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। तो बेटा ये क्यूटिकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यूटिकल हो जाएगा। इसके साथ में आता है विंग वेनेशन। विंग वेनेशन में ध्यान समझना बेटा, वेंस होती है, वेंस नसें होती है। क्या होती है, नसें होती है, सिराएं होती है। इन सिराओं का जो जाल होता है, अपने को पता है कि अगर अपने को पंखों को अच्छे तरीके से रखना है तो उनमें क्या पाई जाती है, सिराएं पाई जाती है। उनमें क्या पाई जाती है, सिराएं पाई जाती है। पर वो सिराओं का जो जाल होता है ना, सिराओं का जो जाल होता है उसको विंग वेनेशन कहते हैं। ए नेटवर्क ऑफ विंग वेन्स, मतलब बात करते हैं पंखों की सिराओं का, पंखों की सिराओं का जो नेटवर्क होता है, जो जाल होता है, उसको विंग वेनेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विंग वेनेशन कहते हैं। विंग वेनेशन का मतलब होता है कीटों के पंखों में पाई जाने वाली नसों की बनावट और अरेंजमेंट, नेटवर्क बोल सकते हो, अरेंजमेंट है। मतलब जो नसें होती है, इन नसों का क्या होता है, नेटवर्क होता है, इनका जाल होता है, और उस जाल को किस नाम से जानते हैं, उस जाल को कहीं ना कहीं विंग वेनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, विंग वेनेशन या पंख विन्यास के नाम से जानते हैं, कि जो नसें होती है, नसों का जो जाल होता है, उसको विंग वेनेशन कहते हैं। अलग अलग होती है नसें अलग अलग होती है, कोस्टा, रेडियस, समझ में आया। तो वो क्या होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं अलग अलग होती है। 6 प्रकार की नसें बताई थी मैंने, याद हो तो। और कहीं ना कहीं यह पंखों को मजबूत करती है, और कीटों की पहचान भी विंग वेनेशन के द्वारा होती है, कि ये इस प्रकार का विंग वेनेशन तो उसमें पाया जाता है इस प्रकार का विंग वेनेशन तो उस कीट में पाया जाता है। तो इससे क्या होती है, पहचान भी होती है कीटों की। फिर आता है इसमें कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडिया, क्यूबिटस, एनल, ये 6 प्रकार की क्या पाई जाती है, अपने वेंस पाई जाती है। और किनारों पर कौन सी पाई जाती है, एनल वाली पाई जाती है। अरे कौन सी पाई जाती है बेटा, एनल वाली पाई जाती है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है एक डाइसिस। एक डाइसिस का मतलब होता है भाई साहब क्या है, कीट। मैं कीट नहीं हूं बेटा, मैं कीट नहीं हूं, पर समझ लो कि ये क्या होती है, बाहरी परत होती है। ये कीटों में बाहरी परत होती है, इसको त्याग देता है, इसको त्याग देता है, नई इसकी जगह आ जाती है। इसको एक्डाइसिस कहते हैं। एक्डाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कीट अपनी पुरानी क्यूटिकल को छोड़ देते हैं, पुराने बाहरी आवरण को छोड़ देते हैं, नया ले आते हैं, नया ले आते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एक्डाइसिस कहते हैं। इसी को मोल्टिंग भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, मोल्टिंग भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, महत्व की बात करते हैं। यह कीटों को नई और कहीं ना कहीं बड़ी क्यूटिकल बनाने में मदद करता है, क्योंकि पहले दूसरी का अपने निर्मोचन होगा, वो अलग हटेगी, वो अपना स्थान छोड़ेगी, तभी तो क्या होगा, अरे तभी तो क्या होगा, तभी तो नई क्यूटिकल आएगी, तभी तो नई क्यूटिकल आएगी। फिर इसके बाद में देखिएगा एक डाइसिस प्रक्रिया हार्मोन जैसे कि एक्सीडोसिन क्या हो जाएगा,
कहीं ना कहीं सॉरी एक्डोसिन जो हार्मोन होता है उसके द्वारा क्या होती है, कहीं ना कहीं नियंत्रित होती है। अरे किसके द्वारा, एक्डाइसोन के द्वारा, सॉरी एक्डाइसोन जो हार्मोन है उसके द्वारा नियंत्रित होती है एक्डाइसिस के प्रोसेस से। मतलब जो क्यूटिकल का क्या होता है, निर्मोचन होता है, मतलब क्यूटिकल चली जाती है और फिर दूसरी आ जाती है, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ये कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं किसके द्वारा होती है, अरे किसके द्वारा होती है, हार्मोन्स के द्वारा होती है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, आगे आता है इंसेक्ट और माइट में अंतर। क्या आ जाएगा, इंसेक्ट और माइट में अंतर आ जाएगा। तो इंसेक्ट तो क्या होता है, अरे सर इंसेक्ट तो कीट होता है, आप बोल दोगे इंसेक्ट तो कीट होता है और माइट मच्छर होता है, ऐसे जवाब दोगे क्या। पहले हमारे टाइम में बात करते हैं ना, तब मैं किसी को पूछता था ना, आसपास में कोई रहते थे उसको मैं पूछता था कि तूने क्या लिखा है भाई, वो दिखा था कि मैंने ये लिखा है कि माइट तो मच्छर होता है, इंसेक्ट क्या होता है, कीट होता है, कीट लंबे होते हैं, माइट छोटे होते हैं, ये अधिक प्रभावी होते हैं, कम प्रभावी। तो मतलब ऐसे थे कि हाँ एग्जामिनर को लगे भाई साहब अंतर तो है, भाई साहब अंतर तो, इसमें नंबर तो मेरे को देने पड़ेंगे, ऐसे भी लिखते थे। आप में से कौन कौन लिखता है ये जरूर कमेंट करके बताना इस प्रकार से। देखिएगा इसमें बात करते हैं, कीट ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं जिनके शरीर का जो भाग है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में, इसके साथ में ही इसमें 3 जोड़ी टांगे होती है, मतलब किसमें, थोरैक्स में पाई जाती है, प्रोथोरेक्स में, बीजोथोरेक्स में, मेटाथोरेक्स में 3 जोड़ी पाई जाती है। बात करते हैं अपने 2 जोड़ी पंख होते हैं और ये किसमें होते हैं, मीजोथोरेक्स में, मेटाथोरेक्स में, मीजोथोरेक्स में और मेटाथोरेक्स में होती है, ठीक है, मीजोथोरेक्स में और मेटाथोरेक्स में होती है। तो ये क्या हो जाएगी, इंसेक्ट और माइट हो जाएगी। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की ओर। सरे अब अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं बेटा, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं किसके बारे में, आगे ये हो गया अपने इंसेक्ट, हो गया माइट। माइट की बात करते हैं, अरेक नीडा में आते हैं। अरे अरेक नीडा याद है क्या, याद है क्या, अरेक नीडा याद नहीं है क्या, अरे अरेक नीडा, क्रस्टेसिया, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, याद नहीं है, याद है मेरे हिसाब से। तो अरेक्निडा से संबंधित है, इनका शरीर 2 भागों में डिवाइड होता है, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में। सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में होता है, इनमें 4 जोड़ी पैर होती है। अरे क्या होती है, 4 जोड़ी पैर होती है। अरे क्या होती है, 4 जोड़ी पैर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं 4 जोड़ी पैर वाले होते हैं, माइट होते हैं। और लाल स्पाइडर की बात करते हैं या खुजली माइट की बात करते हैं तो समझ जाइएगा कि एक तो माइट होती है, ये अरेक्निडा से रिलेटेड होती है। मैंने संबंध भी बताया था अरेक्निडा में और इंसेक्टा में, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर बेटा, इसमें अब समझ में आ गया। अगर आपको मैं अब ऐसे भी बता दूं ना बेटा, आप इतने तो परफेक्ट हो गए हो अगर पूरी क्लासे ले ली हो तो, कि सर अब तो हम आपसे भी ज्यादा परफेक्ट हो गए कि अब आपने अरेक्निडा बता दिया और वो बता दिया, तो उनका जो कंपेरिजन था ना वो लिखे आएंगे इसमें, बिल्कुल लिखे होगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे कि ये अरेक्निडा से है, ये इंसेक्टा वर्ग में आता है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही आर्थ्रोपोडा के हैं, ठीक है। इसमें टांगे 3 जोड़ी पाई जाती है, इसमें 4 जोड़ी पाई जाती है। अरे वाह बेटा समझदार हो गए आप तो। इसके बाद में देखिएगा प्रोगनेतस, हाइपोगनेतस। क्या होता है, प्रोगनेतस होता है और हाइपोगनेतस होता है, ध्यान से समझना। जब मुखांग आगे की ओर होते हैं, जब मुखांग आगे की ओर होते हैं प्रोगनेतस होता है, मतलब जब कीट के मुखांग शरीर के आगे की ओर होते हैं प्रोगनेतस होता है। और जब कहीं ना कहीं क्या होता है, यह संरचना मुखांग आगे की ओर शिकारी कीटों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा, शिकारी कीटों में पाए जाते हैं। इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है हाइपोगनेतस। क्या होता है, नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है, जब इंसेक्ट में माउथ पार्ट्स, मुखांग की बात करते हैं, नीचे की ओर होता है। क्या होता है, नीचे की ओर होता है। अरे मुखांग का पता है क्या, 5 नाम बता दो, जल्दी से बता दो। अरे सर ऊपरी होठ आ जाएगा, निचला होठ आ जाएगा, टोंग्यू, हाइपोफेरिंक्स आ जाएगा, इसके साथ में मैक्सिला आ जाएगा, मैंडिबुला आ जाएगा, सारी चीजें बता सकते हैं सर आपको, ठीक है। और एक बार फिर टांगों के बारे में बता दीजिए, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। 5 प्रकार के होते हैं। टार्सस के भी अलग अलग होते हैं, प्री टार्सस, मेटाटार्सस,
अरे आ गया क्या समझ में? अब देखिएगा आगे की और सर कि आप भी कहाँ पर ले जाते हो बेटा, लेके तो कहीं ना कहीं एंटोमोलॉजी में गया हूँ। तो देखिएगा हाइपोगनेतस मुखांग नीचे की ओर होता है, प्रो हाइपोगनेतस कहते हैं, मुखांग आगे की ओर होता है, नीचे की ओर होगा। हाइपोगनेतस आगे की ओर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोगनेतस। प्रोगनेतस शिकारी कीटों में पाया जाता है, टाइगर बीटल हो जाएगा। इधर बात करते हैं ये खाने वाले जो पौधे खाते हैं ना, वो नीचे झुककर खाते हैं बेटे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? टिड्डा हो जाएंगे। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एपटेरिगोटा, ध्यान से समझना, मैंने बताया था एपटेरिगोटा, टेरिगोटा, एपटेरिगोटा, टेरिगोटा। एपटेरिगोटा में पंख नहीं पाए जाते हैं, ये आदिम काल के हैं, ये बहुत पहले के हैं। पहले भाई साहब मेटामॉर्फोसिस भी नहीं पाया जाता था, पहले कायांतरण भी नहीं पाया जाता था। और पहले अपन बात करते हैं, पहले ना ही तो कायांतरण अवेलेबल था और ना ही क्या अवेलेबल था बेटा, ना ही कायांतरण। और ये पहले के देर पहले पंख भी नहीं पाए जाते थे कीटों में, ठीक है। जैसे कि सिल्वर फिश, क्या हो जाएगी? सिल्वर फिश ऐसे कुछ अपने इंसेक्ट का भी नाम था, तो वो क्या हो जाएगा? एपिटेरिगोटा हो जाएगा। सिल्वर फिश आ गया ना बेटा, मेरे को याद है मतलब, अरे बेटा मेरे को याद है मतलब, यादाश्त तो है कि यहाँ पर सिल्वर फिश अपन ने बात की थी, सिल्वर फिश एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एपिटेरिगोटा, जिसमें क्या होता है? पंख नहीं पाए जाते हैं, आदिम काल के पहले के हैं भाई साहब, पहले मेटाबोलस, पहले कायांतरण भी नहीं पाया जाता था। और एक होता है टेरिगोटा, टेरिगोटा की बात करते हैं, मेटामॉर्फोसिस भी पाया जाता है। और इसके साथ में उसमें क्या होता है? अरे उसमें मेटामॉर्फोसिस भी पाया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं बात करते हैं पंख भी पाए जाते हैं, उनको पटेरिगोटा कहते हैं। पटेरिगोटा नहीं कहते वैसे, टेरिगोटा ही कहते हैं, पर पी आता उसमें क्या आता है? लिख लेना, पेटेरिगोटा, पेटेरिगोटा। मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। दोनों में समझ में आ गया होगा। अब आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बिना निषेचन के ही संतान उत्पन्न कर दे। मतलब कीटों में क्या होगा? कीटों में भाई साहब क्या नहीं होगा? अरे कीटों में निषेचन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा और संतान पैदा हो जाएगी भाई साहब, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब एक साव की जनन होता है जिसको पेडोजेनेसिस कहते हैं, वो पेडोजेनेसिस नहीं है बेटा, ये अलग है। तो इसमें देखिएगा पेडोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें अपरिपक्व अवस्था लार्वा के द्वारा क्या होता है? मतलब लार्वा छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, मतलब बात करते हैं अपने इंसेक्ट की छोटी बच्ची है, और छोटी बच्ची के द्वारा ही क्या हो जाता है? छोटी बच्ची के द्वारा ही प्रजनन हो जाता है, तो उसको पीडोजेनेसिस, साव की जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साव की जनन कहते हैं। और कहीं ना कहीं डिप्टेरा के लार्वा में पाया जाता है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं ये एफिड में, कहीं ना कहीं बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन, जिसमें निषेचन नहीं होता, ऐसे ही संतान उत्पन्न हो जाती है। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस एफिड में पाया जाता है। इधर क्या होता है? छोटी सी बच्ची में क्या हो जाता है? जनन हो जाता है। मतलब बात करते हैं रिप्रोडक्शन कीटों की बात कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये डिप्टेरा के लार्वा में होता है। किसमें होता है बेटा? डिप्टेरा के लार्वा में होता है। गाल मीजो लार्वा हो जाएगा, गाल मीज लार्वा हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है जोहान्सटन गन। जोहान्सटन गन एंटीना के 3 खंड होते हैं। 3 खंड में सबसे पहला कौन सा था? स्केप था, दूसरा कौन सा था? पेडिसिल था, और तीसरा कौन सा था? फ्लेजिलम था। अरे सुन लीजिएगा दोबारा से, सबसे पहले स्केप आधार भाग से जुड़ा हुआ था, पेडिसिल, इसके साथ में एक क्या था? फ्लेजिलम। पेडिसिल को क्या कहा जाता था? पेडिसिल में जोहान्सटन अंग, मतलब बात करते हैं जोहान्सटन अंग कहीं ना कहीं एंटीना के दूसरे खंड में स्थित एक संवेदी अंग है, जो कि कहीं ना कहीं गति, ध्वनि और कहीं ना कहीं मतलब सुनने का कार्य करता है। जोहान्सन अंग सुनने का कार्य करता है, मेनली ये समझ लेना इसका कि जोहान्सन अंग किस में पाया जाता है? अरे कीटों में पाया जाता है। कीटों में अपन बात करते हैं 3 खंड होते हैं। किसके खंड होते हैं? 3 एंटीना के होते हैं। पहला होता है स्केप, दूसरा होता है पेडिसिल, तीसरा होता है फ्लेजिलम। तो ये पेडिसिल का भाग है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मच्छरों में इनमें पाया जाता है। अरे किस में पाया जाता है? मच्छरों वगैरह में पाया जाता है। मैगट, अरे मैगट, मैगट एपोडस होते हैं वे लार्वा जिनमें कहीं ना कहीं पैर नहीं पाए जाते हैं, तो इनको एपोडस कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? एपोडस कहते हैं जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। भाई साहब ये बिना पैरों वाले हैं, तो मैगट में पैर नहीं होते हैं। डिप्टेरा की मक्खी वर्ग में पाए जाते हैं, मतलब डिप्टेरा वर्ग में। डिप्टेरा क्लास के अंतर्गत कौन से आते हैं? डिप्टेरा के अंतर्गत कौन आते हैं बेटा? ये कहीं ना कहीं अपने मैगट आते हैं। इसके साथ में नरम शरीर वाले होते हैं, बेलनाकार होते हैं, सिरे से क्या होते हैं? पतले होते हैं। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी किसमें आ जाएगी? मैगट। अरे किसमें आ जाएगी? मैगट में आ जाएगी।
इसके बाद में आता है ग्रब। ग्रब की बात करते हैं, जैसे कि अपने व्हाइट ग्रब आती है, सी आकार की होती है, उसकी लार्वा क्या होती है, कहीं ना कहीं बात करते हैं उसकी बॉडी कैसी होती है, सी शेप की होती है। तो देखो ये मोटे क्या होते हैं, शरीर वाले लार्वा होते हैं। व्हाइट ग्रब की जो लार्वा होती है कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रब बोलते हैं। और कहीं ना कहीं सिर विकसित होता है और वक्ष ये पैरों पर क्या होती है, 3 जोड़ियां होती है। कोलियोप्टेरा बीटल में ये पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं बात करते हैं व्हाइट ग्रब में आ जाएगी, व्हाइट ग्रब में आ जाएगी, जिसमें सी शेप का क्या होता है, कहीं ना कहीं लार्वा होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे होता है होल्टर्स। होल्टर्स की बात करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, डिप्टेरा कीटों में पिछले पंखों की जगह पर होता है। मतलब बात करते हैं ये जो उड़ान करते हैं ना बेटा, अपन बात करते हैं कीट उड़ते हैं। कीट क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो ये उड़ते हैं तो इनको क्या किया जाता है, इनको एक संतुलन प्रदान करने के लिए, बैलेंस प्रदान करने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हॉल्टर्स के नाम से जानते हैं। देखिएगा हॉल्टर्स क्या होते हैं, छोटे और गार्ड जैसे ढांचे होते हैं और कहीं ना कहीं डिप्टेरा कीटों में पिछले पंखों की जगह पर होते हैं, पिछले पंखों की जगह पर होते हैं। उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और पिछले पंखों के प्रावर्तित रूप होते हैं, परिवर्तित रूप होते हाउस फ्लाई और मच्छर में पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई और मच्छर में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है टैक्सोनोमी। क्या आता है बेटा, टैक्सोनोमी आता है। टैक्सोनोमी की बात करते हैं कीटों की पहचान के लिए, कीटों की पहचान की जाती है और इसके साथ में ही कीटों का नामकरण किया जाता है, कीटों का वर्गीकरण किया जाता है, कीटों का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये किसमें किया जाता है, ये कहीं ना कहीं टैक्सोनोमी में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा, टैक्सोनोमी में इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनकी पहचान के लिए इनको मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनोमी। और कहीं ना कहीं कीटों के बीच संबंध और इसके साथ में विविधता को समझने के लिए टैक्सोनोमी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में पहले किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है, प्लांट किंगडम होता है। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। और इसके साथ में आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, अपन बात करते हैं तो इंसेक्टा है। कौन सा है, इंसेक्टा है, ठीक है। और फाइलम फिर क्या हो जाएगा, क्लास। क्लास की फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम क्या हो जाएगा, मतलब बात करते हैं एनिमल किंगडम, फिर बात करते हैं फाइलम कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, फिर बात करते हैं क्लास। क्लास की बात करते हैं इंसेक्टा, फिर डिप्टेरा वगैरह आ जाएगा, फिर एक्रिडी वगैरह हो जाएगा, फिर बात करते हैं कोई भी बात कर लो, होलिकोवर्पा, आर्मीजोरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, वर्गीकरण के स्थिर होते हैं, याद रखना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मैंने समझा दिया। आर्थ्रोपोडा, इसके साथ में फाइलम याद रखना, क्या सॉरी इधर बात करना एनिमल किंगडम, फिर याद करना कहीं ना कहीं फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। इसके साथ में ही क्लास की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, क्लास क्या आ जाएगा, अरे कौन से, हेक्सोपोडा, इंसेक्टा आ जाएगी। इसके साथ में ही इधर आ जाएगा, ऑर्डर की बात करते कोई भी, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कुछ भी आ जाएगा। इसके साथ में फैमिली की, फैमिली हो गई। फैमिली के बाद में जीनस आता है, होलिकोवर्पा, आर्मीजोरा, किसमें कर देना, ये आप कर देना कहीं ना कहीं किसमें, नोक्टिडी फैमिली आ जाएगी। और लेपिडोप्टेरा क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, नोक्टिडी, होलिकोवर्पा, आर्मीजोरा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में बता दिया। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट की बात करते हैं, कीटों का शरीर होता है, कीटों को शरीर को कहीं ना कहीं बाहर से प्रोटेक्शन देने के लिए एक बाहरी कठोर परत होती है, बाहरी कठोर परत होती है, उसको इंटेग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इंटेग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। और एपिडर्मिस और क्यूटिकल से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और जो क्यूटिकल होती है उससे मिलकर बनी होती है। एपिक्यूटिकल, एक्सोस्केलेटल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, इसमें क्या होती है, शामिल होती है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं 3 प्रकार की क्यूटिकल होती है, फिर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। बात करते हैं एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। बात करते हैं ऊपरी ऊपर क्या पाई जाती है, एपिक्यूटिकल, फिर क्या पाई जाती है, कहीं ना कहीं एंडोक्यूटिकल, फिर एक्सोक्यूटिकल पाई जाती है। और फिर इसके साथ में ही बात करते हैं अंदर की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस से मिलकर क्या होती है, कहीं ना कहीं इंटेग्यूमेंट बनी होती है। मतलब बात करते हैं बेटा, अपन जो भी लेयर बात किए थे ना क्यूटिकल की, वो सारी क्या होती है, वो सारी मिलाकर क्या होती है, इंटेग्यूमेंट होती है। सुरक्षा देने का, जल की हानि रोकने का और मांसपेशियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद में आता है भाई साहब बटरफ्लाई और मौत में अंतर बताना है। अरे किस में बताओगे, बटरफ्लाईज और मौत में बताओगे। तो इनमें सिरे क्या होते हैं, गोटीदार होते हैं, मतलब क्लब्ड होते हैं। इसके साथ में एंटीनी की बात कर रहे हैं, इनमें क्या होते हैं, फिदरी लाइक, पंख के जैसी होती है एंटीना। फिर इसके बाद में बात करते हैं एक्टिव टाइम कब होता है, ये दिन के दौरान बटरफ्लाई एक्टिव होती है और ये कहीं ना कहीं नाइट में। मौत क्या होता है, नाइट में हमेशा एक्टिव होता है। इधर बात करते हैं
ये क्या होते हैं, वर्टिकली विंग होते हैं इनमें, और इसके साथ में बटरफ्लाई में हो गया, और इसमें कैसे होते हैं, फ्लैट है। इसमें तो वर्टिकल होंगे और इसमें क्या होंगे, फ्लैट या समतल होंगे। इसके साथ में ही बात करते हैं, इनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बॉडी इनकी क्या होती है, सिलेंडर के समान होती है, चिकनी होती है। इनकी क्या होती है, हैरी होती है और स्टाउट होती है। ठीक है, तो बेटा ये अपने क्या हो जाता है, जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई हो जाएगा, इसके साथ में इधर क्या हो जाएगा, सिल्क मोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सिल्क मोथ हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर हो गया। आगे की ओर बात करते हैं, डिफरेंस आता है होलोप्न्यूस्टिक और ओलिगोप्न्यूस्टिक। क्या हो जाएगा, होलोप्न्यूस्टिक, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, ओलिगोप्न्यूस्टिक है। अब होलोप्न्यूस्टिक की बात करते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये श्वास रंध्र स्पाइरेकल्स के आधार पर है, श्वास छिद्रों के आधार पर है, कहीं ना कहीं स्पाइरेकल्स के आधार पर है। तो इसमें देखिएगा, होलोप्न्यूस्टिक का मतलब है सारे छिद्र खुले रहते हैं। ओलिगो ओलिगो की बात करते हैं, कुछ क्या होते हैं, खुले रहते हैं, बाकी बंद रहते हैं। होलो का मतलब है सारे खुले रहते हैं। श्वास छिद्र 10 की बात की थी, अरे वक्स में तो कितने होते हैं, वक्स में 2 होते हैं, उधर में 8 श्वास छिद्र होते हैं, तो 8 और 10 हो गए। अब 10 में 10 के 10 अगर खुले रहते हैं तो होलोप्न्यूस्टिक, 10 में से अगर कुछ ही खुले हैं तो ओलिगोप्न्यूस्टिक। देखो इधर की ओर बात करते हैं, सभी श्वसन छिद्र कार्यशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, खुले रहते हैं, तो उसको होलोप्न्यूस्टिक कहते हैं। केवल कुछ श्वसन रंध्र ही क्या होते हैं, कहीं ना कहीं खुले रहते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, ओलिगोप्न्यूस्टिक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बात करते हैं, एक तो वक्सीय में होता है, एक कहीं ना कहीं 8 किस में होते हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं उदरी में होते हैं। मतलब वैसे याद रखना कि 9 तो किस में होते हैं बेटा, 8 तो किस में होते हैं, 8 तो कहीं ना कहीं अपने एब्डोमेन में, टोटल 10 होते हैं, ऐसे समझ लेना आप। ठीक है, तो अपन बात करते हैं टोटल 10 होते हैं, और 10 में 10 के 10 इसमें क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, एक या दो जोड़े क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। एक या दो जोड़े क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। पाए जाने का स्थान ये स्थलीय लार्वा में पाए जाते हैं, मतलब जो टेरेस्ट्रियल होता है, जो इंडिपेंडेंट रहता है, उनमें होता है। ये एक्वाटिक में होता है। ओलिगोप्न्यूस्टिक क्या होते हैं, एक्वाटिक जो होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं इसी प्रकार का पाया जाता है। उदाहरण की बात करते हैं, जो घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी में क्या पाया जाता है, होलोप्न्यूस्टिक, मतलब सारे श्वास से खुले रहते हैं। इधर क्या होते हैं, मच्छर का जो लार्वा होता है उसमें नहीं खुले रहते हैं। इसके साथ में ही ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं पूर्णतः है खुली रहती है। जो ट्रेकियल मतलब बारकी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं श्वसन छिद्र होते हैं, और इसके साथ में अंदर क्या होती है, कहीं ना कहीं ट्रेकिया होती है। तो अपन बात करते हैं तो ये सारे क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। इधर क्या होती है, आंशिक रूप से खुली रहती है, क्योंकि बाहर श्वसन छिद्र ही पूरी खुली नहीं है। इसके बाद में आता है हेटेरोपटेरा, होमोपटेरा, ध्यान से समझ लेना बेटा। अपन बात करते हैं, कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट के सारे जो पंख है, पटेरोन की बात करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं बात करते हैं पंख होता है, तो सारे पंख उनके समान है। उनके सारे पंख अगर समान है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, अरे सारे पंख उनके समान है तो उनको क्या बोलेंगे, होमोपटेरा बोलेंगे। अगर उनमें से कुछ भी उनके जो पंख होते हैं वो कहीं ना कहीं असमान है तो उनको हेटेरोपटेरा बोलेंगे। अगर सारे पंख समान है, पूरे समान है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोपटेरा। होमोपटेरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, होमोपटेरा बोलेंगे। अगर उनमें कुछ अलग अलग है तो बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे रे, अरे उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको कहीं ना कहीं हेटेरोपटेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोपटेरा बोलेंगे। हेटेरो का मतलब क्या होता है, भिन्न प्रकार के। हेटेरो का मतलब क्या होता है बेटा, हेटेरो का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। होमो का मतलब क्या होता है, समान प्रकार के। होमोपटेरा मतलब समान प्रकार के। हेटेरोपटेरा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। और इधर बात करते हैं, अगर पंख आधे चमड़े जैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, और आधे पंख अलग होंगे। मतलब इसमें समझना, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट पाए जाएंगे, और इसमें पूरी तरह से झिल्लीदार होते हैं। आधे चमड़ेदार होते हैं, आधे झिल्लीदार होते हैं, तो अलग अलग हो गए, हेटेरो हो गए। इसमें पूरे ही क्या है, समान है। इसके बाद में देखो, सिर के अगले भाग से निकलते हैं, सिर के अगले भाग से निकलेंगे उनको हेटेरोपटेरा कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सिर के पिछले भाग से निकलते हैं, सारे झिल्लीदार होते हैं, तो इनको होमोपटेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, होमोपटेरा बोलते हैं। और पंख सिर पर समानांतर फैले रहते हैं। सिर पर कैसे रहेंगे, समानांतर रूप से फैले रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं पंख छत जैसे शरीर के ऊपर, मतलब जैसे छत होती है ना, वैसे कहीं ना कहीं समतल रूप से ये क्या होते हैं, समतल रूप से फैले होते हैं। चुभने और चूसने वाले कई परजीवी होते हैं।
होते हैं। चुभने और चूसने वाले क्या होते हैं, कई परजीवी होते हैं, और रस चूसने वाले मुख्यतः क्या होते हैं, पौधभक्षी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पौधभक्षी होते हैं। तो ये आहार की आदतें हो जाएगी। इधर बात करते हैं, बेड बग आ जाएगा, स्टिंग बग आ जाएगी, इधर एफिड आ जाएगा, लीप होपर। सीधा सा याद रखना कि समान पंख होते हैं, असमान होते हैं, मतलब अलग अलग होता है। कुछ झिल्लीदार होंगे, कुछ क्या होंगे, चमड़े जैसे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, अलग अलग होते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कि अपने पास में क्या है बेटा, बहुत सारे इंसेक्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट है। अपन बात करते हैं जंतु जगत में सर्वाधिक की बात करते हैं बेटा, जंतु जगत में सर्वाधिक की बात करते हैं। सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, कहीं ना कहीं फाइलम आर्थो, जंतु जगत में सर्वाधिक इंसेक्ट पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं। ये प्रभावी होने का रीजन क्या होता है, ये प्रभावी होने का रीजन क्या होता है, तो बेटा अपन बात करते हैं ये प्रभावी होने का कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन है। इनका रिप्रोडक्शन तेज होता है, ये कहीं ना कहीं आपको वहीं से पढ़ना है, जो मैंने बताया था वन शॉट क्लास में, सारे पॉइंट्स बताए थे बेटा मैंने। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं छोटे आकार में होते हैं, बाहर की ओर आवरण पाया जाता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो ये कैसी भी जलवायु में पाए जा सकते हैं, ये एक्वाटिक भी रह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, बताना है। ये उड़ते भी हैं। ठीक है, तो सारी जो विशेषताएं बतानी है, जो मैंने 11 पॉइंट बताए थे, 11 में से आप 5-7 भी लिख रहोगे तो बेस्ट है। ठीक है, तो इसको अपने स्किप करते हैं। इसके बाद में आता है कायांतरण। कायांतरण की बात करते हैं तो बेटा कायांतरण का मतलब क्या होता है, कीटों में क्या होती है, चार प्रावस्थाएं होती है। कीटों में क्या होती है, अपन बात करते हैं, जैसे कि समझना, ध्यान से समझना कि मेरी बॉडी है। ठीक है, मैं छोटा था, छोटा सा था, छोटा सा था, तब क्या था बेटा, कहीं ना कहीं इसी प्रकार से था, मेरा नाक कान सब कुछ ये ऐसे कैसे ही थे। ठीक है, अब ये धीरे धीरे ग्रो, मतलब कहीं ना कहीं डेवलप हुए हैं, पर इसमें चेंज नहीं हुआ, पूरी संरचना मेरी चेंज नहीं हुई, संरचना यही थी। पर कीटों में ऐसा नहीं होता, कीटों में संरचना चेंज हो जाती है, कीटों में संरचना चेंज हो जाती है। तो अपन बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, इनमें 4 स्टेप होती है। 4 स्टेप की बात करते हैं, कायांतरण में 4 स्टेप कौन सी होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। अगर जिस कीट में ये चारों अवस्थाएं होती है, चारों स्टेज होती है, तो उसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर चारों में से प्यूपा अनुपस्थित है तो उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। अगर किसी में प्यूपा क्या है, एब्सेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। तो देखिएगा, कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अंडे से लेकर अंडा, अंडा और लार्वा और प्यूपा और वयस्क, वयस्क बोले तो क्या हो जाएगा, प्रौढ़, मतलब अंडे से प्रौढ़ बनने तक की जो परिवर्तन करते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। पहला होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट की बात करते हैं जिसमें 3 ही अवस्था होती है, अंडा, लार्वा और इसके साथ में वयस्क होती है, प्यूपा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि टिड्डा हो गया, दीमक हो गया। कंप्लीट की बात करते हैं, इसमें चारों अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, चारों होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। और इसके बाद में आता है बेटा अपने पास में कीटों में श्वसन की प्रोसेस। कीटों में श्वसन की प्रोसेस की बात करते हैं, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। ठीक है, इसमें तो सारी चीजें कहीं ना कहीं दे रखी है, सारी चीजें दे रखी है, पर कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ जैसे मैंने दिन में बताया था। और कहीं ना कहीं जो अपनी क्लास थी ना, कौन सी, एक वन शॉट क्लास थी, पूरा सिलेबस बताया था उसमें। तो देखो अपन बात करते हैं, जैसे कि मैं इंसेक्ट हूँ, सपोज क्या है बेटा, इंसेक्ट है। अब देखिएगा, ये मेरी बॉडी है, कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, इसमें बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर क्या होता है, श्वसन छिद्र होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं, टोटल 10 होते हैं। 2 वक्ष पर होते हैं, 8 उदर पर होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कोई क्या है, श्वसन छिद्र है। अब श्वसन छिद्र है तो इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं अंदर की ओर क्या होती है, ट्रेकिया होती है। अंदर की ओर क्या होती है, ट्रेकिया होती है। क्या होती है बेटा, ट्रेकिया होती है। ठीक है, और ट्रेकिया की बात करते हैं, तो ट्रेकिया की बात करते हैं तो आगे क्या होता है, ट्रेक्यूल्स होती है। आगे क्या होती है, और भी छोटी छोटी में क्या होती है, ये कहीं ना कहीं डिवाइड होती है, तो आगे क्या होती है, ट्रेक्यूल्स होती है। और ये ट्रेक्यूल कोशिकाओं तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करती है, कोशिकाओं तक कहीं ना कहीं O2 को पहुंचाती है। कोशिकाओं तक क्या करती है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो समझना ध्यान से, इधर ये संवास रंध्र क्या होगा, खुला रहेगा। खुला रहेगा तो यहां से क्या जाएगी, यहां से प्रवेश करेगी। यहां से प्रवेश करने के बाद में ट्रेकिया में प्रवेश करेगी। ट्रेकिया से एक और भी जंजाल होता है, उसमें ट्रेक्यूल्स होती है। ट्रेक्यूल्स में कहीं ना कहीं प्रवेश करेगी और ट्रेक्यूल्स के द्वारा कहां तक जाएगी, कोशिकाओं तक जाएगी। क्या जाएगी, कोशिकाओं तक जाएगी। ये चली गई, एक बार चली गई,
फिर यहां से लेकर आएगी CO2 को, अंदर से लेकर आएगी CO2 को, CO2 को कोशिका से ट्रेक्यूल्स में लेकर आएगी, ट्रेक्यूल से ट्रेकिया में लेकर जाएगी और ट्रेकिया से स्पाइरेकल्स और स्पाइरेकल्स के द्वारा बाहर। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन अंदर की ओर जाएगी स्पाइरेकल्स में, स्पाइरेकल से ट्रेकिया में प्रवेश करेगी, ट्रेकिया से ट्रेक्यूल्स में जाएगी, ट्रेक्यूल से कोशिकाओं तक जाएगी, फिर कोशिकाओं से CO2 को लेकर आएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, बाहर स्पाइरेकल्स, ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स कोशिकाओं तक पहुंचाती है, इधर से CO2 को वापस इसी चक्कर में लेकर आती है। तो ये क्या होता है? श्वसन होता है। बेटा यही याद करना, ये भी समझा दोगे ना अच्छे से एग्जामिनर को, आपका नंबर कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, और प्रोसेस मैंने बताई दी थी उसमें क्लास में, वन शॉट क्लास में बताई थी ना, तो बेटा वो याद कर लेना। और इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, ये इस क्लास को जरूर लेना एंड तक, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो अब आता है मोल्टिंग। मोल्टिंग की बात करते हैं। मोल्टिंग का मतलब है कि अपनी जो त्वचा है, कीट अपनी त्वचा को क्या करता है? बदलता है। अपनी त्वचा को क्या करता है? कीट बदलता है। अरे कीट क्या करेगा? अपनी त्वचा को बदलेगा, और त्वचा को बदलना ही क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो त्वचा को बदलना ही क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। तो देखिएगा, पुरानी की जगह नई आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? मोल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मोल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मोल्टिंग कहेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ उसकी। ठीक है, प्रोसेस मैंने वैसे उसमें बता दी थी। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा बेटा? अपन बात करते हैं कि क्या क्या पाया जाता है कीटों की क्यूटिकल में। क्या क्या पाया जाता है? क्यूटिकल को त्याग करेगा, क्यूटिकल का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो क्यूटिकल में वैसे 4 लेयर की बात करते हैं अपन, 4 में से एक जीवित रहती है। बाहरी बार वाली एपिक्यूटिकल, फिर कौन सी होती है? एंडोक्यूटिकल, फिर होती है एक्सोक्यूटिकल, फिर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ये जीवित होती है। ये क्या होती है? जीवित होती है। इधर ये 3 क्या होती है? ये कहीं ना कहीं क्या होती है? निर्जीव होती है। क्या होती है बेटा? ये सजीव होती है, ये निर्जीव होती है। अपन बात करते हैं, ये कोई क्या बनी हुई है? क्यूटिकल बनी हुई है। ये क्यूटिकल बनी हुई है। इधर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझ लेना। इधर क्या होता है? एपिक्यूटिकल, इधर क्या होता है? एंडोक्यूटिकल, इधर क्या होता है? एक्सोक्यूटिकल, इधर क्या होता है? अपने एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जीवित है। अब इसके साथ में धीरे धीरे क्या होगा बेटा? सबसे पहले एपोलाइसिस होगा। एपोलाइसिस का मतलब है यहां से अलग होने लगेगी। मतलब इस एपिडर्मिस को तो इधर ही रखेंगे, इसको नहीं जाने देंगे भाई सब। इसको क्या करेंगे? इससे अलग होने लगेगी। अलग होने के बाद में कहीं ना कहीं जो ये एपिडर्मिस है, ये भाई साहब ऐसा फ्लूइड, ऐसा द्रव जारी करेगा जिससे ये और साइड में जाने लगेगी, और साइड में जाने लगेगी, फिर नई क्यूटिकल आने लगेगी। फिर क्या होगा? नई क्यूटिकल आने लगेगी, फिर नई क्यूटिकल बढ़ जाएगी, और फिर लास्ट प्रोसेस में होता है स्क्लेरोटिंग। मतलब ये और ज्यादा कठोर हो जाता है, इसको एक बढ़िया आवरण मिल जाता है, बढ़िया कलर मिल जाता है, और ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? दूर चला जाता है, और यहाँ पर वैसे ही 3 लेयर वापस से बन जाती है। और मोल्टिंग होता है 5 से 6 बार होता है। कितने बार होता है बेटा? 5 से 6 बार होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा, सारी प्रोसेस बता दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं स्टेप्स मैंने वन शॉट क्लास में बताई थी, जिसने नहीं ली है जाकर ले लेना बेटा, और ले ली है तो आराम से बढ़ते रहो, सारी चीजें समझते रहो। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बेटा डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन की बात करते हैं बेटा। डाइजेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था वहां पर। अब देखो, मुख से लेकर, मतलब ये कीट का मुख है, और ये कहीं ना कहीं गुदा है। ये क्या है? गुदा है। गुदा की बात करते हैं एनस से। माउथ से लेकर एनस तक एक प्रकार की क्या होती है? नाल होती है, नलिका होती है। इसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर एनस तक होती है, मुख से लेकर एनस तक होती है। 3 भाग होते हैं इसमें। क्या होता है? कहीं ना कहीं बात करते हैं, फोरगट होता है, मिडगट होता है बीचले वाला, और फिर लास्ट वाला क्या होता है? हिंडगट होता है। तो समझना, पहले बात करते हैं, मुंह भोजन को अंदर लेगा, मुंह भोजन को ग्रहण करेगा, कहीं ना कहीं अंदर करेगा, प्रवेश करेगा। ईसोफेगस भोजन को आगे की ओर बढ़ाएगा। ईसोफेगस कहीं ना कहीं भोजन को आगे की ओर बढ़ाएगा। और एक क्रोप नामक कोई होती है, क्रोप नामक, क्रोप को शायद पैसनी या ऐसा कुछ कहते हैं। मतलब क्रोप क्या करती है? भोजन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है, कुछ टाइम के लिए क्या करेगी? रोकेगी उसको, और रोकेगी, और गिजार्ड क्या करेगी? उसको पीसेगी। गिजार्ड क्या करेगी? पीसेगी। तो ये काम होता है किसमें? ये काम होता है बेटा अपने किसमें होता है? फोरगट में होता है। मतलब भोजन को ग्रहण करना माउथ के द्वारा। इसके बाद में इसोफेगस आगे की ओर लेकर जाता है, फिर कहीं ना कहीं क्रोप इसको थोड़ी देर स्टोर रखता है, फिर इसके बाद में गिजार्ड इसको क्या करता है? पीसने का कार्य करता है। तो ये कार्य किसके में हो गया? फोरगट में हो गया। अरे किसमें हो गया बेटा? फोरगट में हो गया।
अब इसके बाद में अपने आता है मिड गट। क्या आता है? मिड गट की बात करते हैं। अब मिड गट में जैसे ही पिसा हुआ भोजन जाएगा, पिसा हुआ भोजन वहां पर जब जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं उससे क्या करेगा बेटा, जो पिसा हुआ भोजन है उसमें से मल द्वार को तो, मल को तो अलग निकाल देगा, वेस्ट को तो अलग निकाल देगा, और इसके साथ में कुछ एब्जॉर्ब, मतलब बात करते हैं अपन जो खाते हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए खाते हैं, तो अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए जो अपने उपयोगी भाग है उसको तो अलग कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जो मल भाग है उसको अलग कर दिया जाता है, वेस्ट को अलग कर दिया जाता है। तो बेटा ये प्रोसेस होती है, ये क्या होती है? प्रोसेस होती है कि मल भाग अलग हो गया और इसके वेस्ट अलग हो गया, और इसके साथ में एक क्या हो जाता है, अरे वेस्ट भाग अलग हो गया और एब्जॉर्ब कर लिया शरीर। तो ये कार्य कौन करता है? मतलब वहां पर पाचन क्रिया भी वहीं पर होती है। मेन पाचन क्रिया अपने किस में होती है? मिडगट में होती है। अब भाई साहब वेस्ट आगे चला गया, ध्यान से समझना, वेस्ट आगे चला गया। अब वेस्ट में भाई साहब वेस्ट आगे चला गया तो अब होता है हिंडगट। अब क्या बचता है? हिंडगट बचता है। तो हिंडगट में एक रेक्टम होता है जिसको मलद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मलद्वार कहते हैं। तो यहां से रेक्टम क्या करेगा? पानी को अवशोषित कर लेगा। पानी को क्या कर लेगा? उस मल में से क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और इसके साथ में अपन बात करते हैं, अगर कहीं ना कहीं पहले तो शरीर का जो क्यूटिकल होता है वो जल को बचाता है, और कहीं ना कहीं रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर चला जाए कहीं ना कहीं मल के साथ में, तो वो तो गलत बात है। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कहीं ना कहीं बात करते हैं रेक्टम के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है पानी को, फिर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये बेटा आपका पाचन तंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। ये अगर माइंड में सेट है ना आपके, फोरगट, मिडगट, हिंडगट क्या क्या होता है, सारी चीजें सेट है, तो बेटा इसके अलावा चाहिए क्या? इन क्लासों को दो दो बार देख लेना आप। एक तो जो अपनी क्लास कौन सी है, एक तो अपनी वन शॉट वाली है, ये क्लास वाली है। मैं दो बार अगर देख कर जाओगे तो वहां पर किसी को भी मुंह पर बता सकते हो कि ये होता है इंसेक्ट में। अरे इंसेक्ट है क्या? ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। क्या होता है रे बेटा? ये कहीं ना कहीं पाचन तंत्र होता है। अरे क्या होता है मेरे बेटा? पाचन तंत्र होता है। क्या होता है? कहीं ना कहीं पाचन तंत्र होता है। अरे क्या होता है? कहीं ना कहीं पाचन तंत्र होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। पाचन तंत्र हो गया? अरे हो गया क्या पाचन तंत्र? कमेंट करके बता दो बेटा जल्दी से। कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं अब आगे की ओर। आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? रक्त बहता है। अरे क्या बहता है बेटा? रक्त बहता है। ध्यान से समझ लेना बेटा, टाइम हो रहा है। अब देखो रक्त में क्या होता है, रक्त कैसे बहता है, ध्यान से समझना। अपने तो नसों में बहता है, अपने तो नसों में बहता है, और कीटों में क्या पाया जाता है? कीटों में ऐसे ही बहता है। कीटों में क्या होता है? खुला ही बहता है। कीटों में खुला ही बहता है। अंतर देख लेना। सबसे पहला तो अंतर होता है बेटा कि अपना रक्त साथ में O2 को लेकर जाता है, जो कि क्या जिम्मेदार होता है? हीमोग्लोबिन। अपने रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं O2 को भी लेकर जाता है साथ में, रक्त के साथ साथ में। ठीक है, पर कीटों में हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है, O2 भी नहीं जाती है। अलग से ट्रेकियल सिस्टम होता है श्वसन के लिए। अपने अंदर ट्रेकियल सिस्टम नहीं होता, अपने अंदर तो कहीं ना कहीं रक्त के साथ में ही O2 का संचार होता है। इसके साथ में समझ लेना, इसके साथ में समझ लेना कि अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और इधर बात करते हैं इधर O2। इधर क्या हो जाएगा? O2 को लेकर जाता है। इधर बात करते हैं, ये दोनों ही नहीं होते। रक्त का रंग जो होता है वो लाल भी नहीं होता है। रक्त का रंग कहीं ना कहीं कीटों में क्या नहीं होता है? लाल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये नसों में भी नहीं बहता है। कीटों में नसों में भी नहीं बहता है, ये खुला ही बहता है। खुला बहता है। इसको, इसके जो कीटों का जो रक्त होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं बॉडी कैविटी में बहते हैं। ये कहीं ना कहीं बॉडी कैविटी में बहता है। बॉडी कैविटी में बहता है। इसको हीमोसील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? हीमोसील कहते हैं। तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, कहीं ना कहीं नलिकाओं में नहीं बहता है, ऐसे ही ओपन तरीके से बहता है। ऐसे ही ओपन तरीके से बहता है। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे बहता है। ठीक है, अब मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूं। देखो बेटा, इसमें क्या होता है? हैट होता है। क्या होता है? हैट होता है। और हैट कहां पर होता है? पूछ सकता है कीटों में हैट कहां पर पाया जाता है? एब्डोमेन, उदर में पाया जाता है। एब्डोमेन या उदर में पाया जाता है। इसमें क्या होगा? हैट संकुचित होगा, विकुंचित होगा, संकुचित होगा, विकुंचित होगा, संकुचित होगा, विकुंचित होगा। अब जैसे ही ये खुला है तो रक्त इसमें भर जाएगा। फिर जैसे ये क्या होगा? विकुंचित होगा तो रक्त बाहर निकल जाएगा। मतलब दबाव के साथ में बाहर की ओर जाएगा तो एओर्टा के द्वारा हार्ट तक जाएगा। एओर्टा के द्वारा हार्ट से लेकर ब्रेन तक क्या जाएगा?
रक्त जाएगा। एओर्टा के द्वारा हार्ट से लेकर कहां तक, ब्रेन तक रक्त जाएगा। जब ये इस प्रकार से होगा, जब अपने हार्ट इस प्रकार से होगा तो इससे क्या होगा बेटा, पहले तो रक्त अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, मतलब संकुचित विकुंचित होगा। इससे क्या होगा, पूरे बॉडी शरीर में ऐसे ही रक्त बहेगा, खुला ही रक्त बहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, कीटों का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि रक्त को बहाने में मदद करता है। अरे क्या करता है, मदद करता है, जो मैंने बताया उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आता है कीटों में एंटीना। अरे कीटों पर ऐसे 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 एंटीना, दो दो ऐसे खड़े खड़े बाल नहीं देखे क्या आपने? अरे खड़े खड़े बाल नहीं देखे क्या? कि सर बिल्कुल देखे हैं। तो अपन बात करते हैं कीटों के क्या होते हैं, सिर पर कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कहीं ना कहीं स्थिर संवेदी अंग होते हैं। क्या होते हैं, संवेदी अवयव होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, एंटीना। तीन भाग मैंने बताए थे अभी पहले, स्केप होता है, पेडिसील होता है, और इसके साथ में क्या होता है, फ्लेजिलम होता है। ठीक है, ये अलग अलग इनका क्या होता है, रूपांतरण होता है। फिलीफॉर्म होता है, धागे की जैसी, मोनिलीफॉर्म होती है, मोती जैसी, क्लेवेट होती है, गांठदार, जेनिकुलेट होती है, कोनी जैसी, पैक्टिनेट होती है, कहीं ना कहीं किसकी, कांटों की जैसी। अरे पैक्टिनेट की बात करते हैं तो कांटों की जैसी होती है। इसके साथ में सेरेट की बात करती है, आरे की जैसी होती है। अरे कैसी होती है, आरे की जैसी होती है। इसके बाद में आ जाएगा कीट पारिस्थितिकी। कीट पारिस्थितिकी की बात करता हूं बेटा, ये कीट है और ये इसके साथ में क्या है, उसका पर्यावरण के साथ में अध्ययन है। पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण में बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक की बात करते हैं जिसमें जीव आ जाएंगे सारे, परभक्षी वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, परभक्षी वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, तो वो बायोटिक हो जाएंगे। और इसके साथ में एबायोटिक की बात करते हैं, तो एबायोटिक में क्या आ जाएंगे बेटा, एबायोटिक की अपन बात करते हैं। अरे एबायोटिक में क्या आ जाएगा, एबायोटिक में अपन बात करते हैं तो एबायोटिक में क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब अपन बात करते हैं कीट पारिस्थितिकी में, कीटों का अध्ययन करते हैं, उनके पर्यावरण के साथ में संबंध। जैसे कि मैं कीट हूं, मेरा आप अध्ययन करो कि मैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या कर पाऊंगा, वृद्धि कर पाऊंगा, मर जाऊंगा, या फिर कहीं ना कहीं जीवित नहीं रहूंगा, क्या चीज होगी, मैं कितनी आर्द्रता पर रह सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं फसल को नुकसान पहुंचा रहा हूँ तो मेरे को डेथ कितने में कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, कब कर सकते हो, मतलब जब आपको कहीं ना कहीं मेरा और पर्यावरण का रिलेशन पता होगा, तब मेरी आप क्या कर सकते हो, डेथ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है कहीं ना कहीं, इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक की बात करते हैं तो प्लांट आ जाएंगे, प्रीडेटर आ जाएगा, इसके साथ में कंपटीशन आ जाएगा, पैरासाइट्स आ जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था क्लास में। ठीक है, मैराथन क्लास में बताया था डिटेल से, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अब डबल बार हो गया तो बेटा बहुत अच्छे से आपका पेपर होना चाहिए। इसके बाद में आता है, और कहीं ना कहीं जोश और जुनून के साथ में अभी मैसेज कर देना कि कैसा पेपर होगा और इसके साथ में कैसा क्या समझ में आया, इतने कमेंट आने चाहिए बेटा। अब तो दिल से को कहीं ना कहीं आप छू जाओ, कहीं ना कहीं मैसेज कर दो कि सर कहीं ना कहीं अब तो मजा आ गया, और कहीं ना कहीं आपकी लगभग 3 से 4 एग्जाम हो गई, 3 से 4 एग्जाम हो गई, एक दो एग्जाम और बची होगी। ठीक है, लगभग यूनिवर्सिटीज में चल रही है, एक दो एग्जाम और बची होगी, तो बेटा बता दीजिएगा। अरे बता दीजिएगा कैसे क्या आपको समझ में आया, पेपर वेपर कैसे क्या हो रहे हैं। अरे भाई साहब दबा के मैसेज कर दो, क्या कर दो बेटा, दबा के मैसेज कर दो। चैनल को फॉलो करके, और इसके साथ में कमेंट होने चाहिए, लाइक होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अगर लग रहा है ना कि सर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी जी जान लगाकर मेहनत करिए कि सर का भी नाम हो, कहीं ना कहीं ये दुनिया जाने कि सर मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गला फाड़ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब तो निकल रहा है। अरे बेटा कुछ अपन बात करते हैं, मैं मानता हूं कि कलयुग चल रहा है, ये दुनिया स्वार्थी है, पर आप तो नहीं हो, आप और मैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉन्ड के साथ में रह सकते हैं। तो एक बार आप जी जान लगाकर इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। वायरल करने से फायदा ये होगा, हमारे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करवाते रहेंगे, प्रोवाइड करवाते रहेंगे। फिर आपकी इच्छा है बेटा, हम तो कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। मैंने कहा कि तापमान, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सारे फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद में आता है कीटों के विभिन्न वर्गों के बारे में अपने को क्या करना है, मतलब कैटेगरीज ऑफ पेस्ट की बात करना है। बेटा अपन बात कर रहे थे प्राइमरी जो कि मेजर होते हैं, सेकेंडरी जो कि माइनर होते हैं, फील्ड पेस्ट जो कि क्या करते हैं, खड़ी फसल में क्या करते हैं बेटा, अरे खड़ी फसल में क्या करते हैं, खड़ी फसल में कहीं ना कहीं हानिकारक पहुंचाते हैं, तो वो फील्ड पेस्ट हो जाएंगे। देखो फील्ड पेस्ट क्या है, ये सारे फील्ड पेस्ट है, क्या है, फील्ड पेस्ट है। तो मैंने कैटेगरीज ऑफ जो पेस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या करवा दिया था बेटा, वो कहीं ना कहीं पिछले क्लास में करवा दिया था, और वहीं से क्या करना है, उस क्वेश्चन को कवर करना है। इसके बाद में आता है
इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स की बात बता देता हूं। पहले कौन कौन से होते हैं? पहले होता है लेब्रम ऊपरी ओट, लेबियम निचली ओट, हाइपोफेरिंक्स जीभ हो जाएगा, मतलब हाइपोफेरिंक्स कीटों में पाया जाता है, मैक्सिला और इसके साथ में मैंडिबल। ठीक है, तो बात करते हैं, इसमें लेब्रम ऊपरी ओट होता है, मैंडिबल होता है, इसके साथ में ही मैक्सिला होता है और लेबियम होता है, हाइपोफेरिंक्स होती है। ठीक है, इसमें चुविंग टाइप होते हैं, पर्सिंग टाइप होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन छपने की संभावना है बेटा। इंसेक्ट टैक्स सॉरी लेग्स की बात करते हैं सॉरी किसकी बात करते हैं? इंसेक्ट लेग्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कॉक्शा, बेटा एसी को बंद कर देते हैं वरना बीमार हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, और अगर बीमार हो जाएंगे इस घड़ी में तो बेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इतने एग्जामों को कौन संभालेगा? तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा होता है? कोक्शा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। कोक्शा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस हो जाएगा। तो देखिएगा, बात करते हैं, ये पहला खंड होता है जो कि शरीर से जुड़ा हुआ था। किसे? शरीर से जुड़ा हुआ है। ट्रोकेंटर, कोक्सा और फीमर के बीच में क्या होता है? छोटा जोड़ की तरह क्या करता है? कार्य करता है। फीमर सबसे मजबूत भाग होता है, मोटा होता है, शक्ति देता है। इसके साथ में फीमर क्या होता है? कहीं ना कहीं कांटे और बाल होते हैं, कहीं ना कहीं पकड़ के लिए होता है ये, और पकड़ने के लिए होता है क्या? टिबिया। इसके साथ में टार्सस होता है। टार्सस कई खंडों में डिवाइड होता है, प्री टार्सस, मेटाटार्सस वगैरह में। इसके बाद में आता है मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। कुछ दौड़ने वाली टांगे होती है, कुछ खोदने वाली टांगे होती है, और कुछ कूदने वाली होती है, कुछ तैरने वाली टांगे होती है, और कुछ क्या होती है बेटा? रेप्टोरियल, मतलब पकड़ने वाली, शिकारी कीटों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा? शिकारी कीटों में पाई जाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब बात करते हैं जो मेल होता है, इंसेक्ट में मेल होता है तो उसमें क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो बेटा टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। अपन बात करते हैं कि कोई भी कीटों के द्वारा, कोई भी कीटों के द्वारा क्या करनी है? संतान उत्पन्न करनी है। क्या करनी है बेटा? संतान उत्पन्न करनी है। तो संतान उत्पन्न करने के लिए मेल और फीमेल चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए। अपन बात करते हैं मेल की। मेल में क्या होता है? टेस्टिस होता है, वर्षण होता है, और इसके साथ में ही बात करते हैं वास डिफरेंसा होती है। क्या होती है? वास डिफरेंसा होती है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। वास डिफरेंसा मतलब बात करते हैं मेल और फीमेल होता है, तो मेल से क्या लिया जाता है? स्पर्म लिया जाता है, उधर ओव्यूल लिया जाता है, फिर इन दोनों को एक साथ किया जाता है। एक साथ करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में संतान निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? संतान निकल कर आती है। तो क्या हो जाएगा? वास डिफरेंसा। वास डिफरेंसा की बात करते हैं, जो कि शुक्राणुओं को वर्षण से वीर्य कोष तक पहुंचा दी, कहां तक? वीर्य कोष तक पहुंचा देती है। फिर आता है वीर्य कोष। वीर्य कोष क्या करता है? शुक्राणु को स्खलन में क्या करता है? संग्रहित करता है। पहले क्या करता है? संग्रहित करता है। फिर क्या होती है? कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? सहायक ग्रंथियां होती है, जो कि वीर्य को क्या करती है? द्रव बनाती है। जो इसमें स्पर्म होते हैं उस वीर्य को क्या बनाती है? कहीं ना कहीं द्रव बनाने का कार्य कौन करती है? एसेसरी ग्लैंड्स करती है। इसके बाद में आता है इजाकुलेटरी डक्ट आती है। क्या आती है बेटा? इजाकुलेटरी क्या आती है? डक्ट आती है, जो कि शुक्राणु और वीर्य द्रव को जनन छिद्र तक पहुंचाती है। कहां तक? जनन छिद्र। मतलब बात करते हैं ये कहां तक पहुंचाएगी? ये अपने पहुंचाएगी जो मादा का जो जनन अंग है वहां तक पहुंचाएगी, क्योंकि वहीं पर सारी क्रिया होती है, तो वहां तक पहुंचाएगी। फिर आता है पेनिस। पेनिस की बात करते हैं, पेनिस के माध्यम से, जैसे कि अपन बात करते हैं इंसेक्ट में पेनिस के माध्यम से, या कोई और अंग होता होगा अलग अलग इंसेक्ट में, तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है? उस वीर्य को कहां तक पहुंचाया जाता है? मादा जननांगों तक पहुंचाया जाता है। तो भाई साहब, ये तो था अपने मेल भाई साहब का कार्य। किसका था? मेल भाई साहब का था, मतलब नर का कार्य था कि नर ये कार्य कर सकता है। अब इसके बाद में अपने आता है ये अंग होते हैं। अब आता है फीमेल का। फीमेल में एक ओवेरिस होता है, जैसे उसमें टेस्टिस होता है वैसे ओवेरिस होता है, और ये कहीं ना कहीं क्या करता है? अंडाणु बनाता है। ये क्या करता है? अंडाणु बनाता है। इसमें कहीं ना कहीं क्या होती है? ओविडक्ट होती है, नलिकाएं, जो कि अंडाणु को कहीं ना कहीं अंडाशय से सामान्य अंडवाहिनी तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें कॉमन ओविडक्ट होती है, जिससे क्या करते हैं? अंडाणु बाहर निकलते हैं। इसके बाद में क्या होती है? स्पर्मेटेसिया, संभोग करने के लिए एक थैली होती है, वहां पर कहीं ना कहीं शुक्राणुओं को कहां पर? स्पर्मेटेसिया में क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं संग्रहित किया जाता है।
एसेसरी ग्लैंड्स होती है जो कि अंडों को देने में क्या होती है, सहाय करती है। और इसके साथ में जेनेसियल ओपनिंग होती है जहां पर निषेचन और अंडे निकलने के लिए क्या होता है, एक छिद्र होता है। क्या होता है, जेनेसियल ऑर्गन, जहां पर जो मेल का जो पेनिस है वो कहीं ना कहीं क्या लाकर छोड़ेगा, वहां पर कहीं ना कहीं स्पर्म को लाकर छोड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेनेसियल ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा हो जाएगा, कोलियोप्टेरा हो जाएगा, हेमिप्टेरा हो जाएगा, डिप्टेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिप्टेरा हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर गण लिखना बेटा, आदेश मत लिखना, गण लिखना। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ऑर्थोप्टेरा हो जाएगा, थाइसेनोप्टेरा हो जाएगा और हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा। इसके बाद में है लेपिडोप्टेरा के क्या बताने थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताने थे। तो यहाँ पर दे रखा है कि इसमें क्या होता है, पूर्ण कायांतरण होता है और कहीं ना कहीं वयस्कों में चूसने वाले अंग होते हैं जिसको क्या कहते हैं, प्रोबोस्किस कहते हैं। इसके बाद में आता है, पंखों पर छोटे छोटे क्या होते हैं, रेसे होते हैं जो कि रंग और पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है तितलियों के जो प्रकार है, जो लेपिडोप्टेरा के जो अलग अलग प्रकार है, नोक्ट्यूडी आ जाएगा, और इसके साथ में बात करते हैं पेरिडी आ जाएगा, और इसके साथ में पायरेलिडी आ जाएगा, कोलियोप्टेरा आ जाएंगे। कोलियोप्टेरा के क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। और इसमें कौन सी आ जाएगी, कॉक्सिनिलिडी आ जाएगी, इसके साथ में क्राइसोमेलिडी आ जाएगी, और इसके साथ में स्केरिबिडी आ जाएगी। तो ये क्या है बेटा, कहीं ना कहीं इनके फैमिली है। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मैंने बताया था वो तो याद करना ही करना है। इसके बाद में आता है, व्हाट इज द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेटा अपन बात करते हैं अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे शरीर में, जैसे कि मेरे कोई थप्पड़ मार रहा है, मेरे कोई क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को कोई काट रहा है। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, वो कहीं ना कहीं वो सारी सूचनाएं अपने ब्रेन तक पहुंचाना, अपने ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम एक जटिल तंत्रिका तंत्र है जो कि क्या करता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। क्या होती है बेटा, न्यूरॉन होती है। तो देखिएगा, जटिल तंत्रिका तंत्र होता है जो कि तंत्रिका केंद्रों का नेटवर्क होता है, और जो कि शरीर की सारी गतिविधियों, जैसे कि गति है, संवेदना है, रिफ्लेक्स है, इनको क्या करता है, कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। इसमें देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, संरचना। संरचना में बात करते हैं, पहला आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन होता है, वेंट्रल नर्वा कॉर्ड होता है, गैंग्लिया होता है, जो कि मैंने अच्छे से इनके कार्य भी बताए थे। इसमें ब्रेन वगैरह क्या होता है, कहीं ना कहीं सारी चीजें मैंने क्या की थी बेटा, इसमें बताई थी, प्रोथोरेक्स, ड्यूटोथोरेक्स, इनमें क्या क्या कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, ये भी बताया था, वेंट्रल नर्वा कॉर्ड। तो इसको अपन क्या करते हैं बेटा, यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। और इसके साथ में ही ये क्या होता है, अपने गेश पेपर के साथ में ही सॉल्यूशन होता है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा बेटा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है बेटा। सिस्टमेटिक्स में अभी भी थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा, तो उसमें मैंने बताया था फैमिली का याद रखना, ऑर्डर का याद रखना, और इसके साथ में उनमें कौन कौन से जो फैमिलीज आती है और उनमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं उनके एग्जाम्पल से थोड़े बहुत याद रखना। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये सारी चीजें होने के बाद में आपको कहीं ना कहीं विशेषताएं जो लेपिडोप्टेरा की, कोलियोप्टेरा की मैंने बताई, ये तो चार पांच याद ही रखना। और जो अरेक्निडा वगैरह जो बताया था ना वन शॉट वाली क्लास को, बेटा अभी तक भी कुछ भी डाउट है बेटा, रटने से बढ़िया है वन शॉट की क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना, और इसी क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना। इनको दो दो बार अगर देख लोगे ना, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि हर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि वो आपका क्लियर नहीं हो, टोटल कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे बेटा, क्लियर होंगे। और इसके साथ में आप सोच रहे हो कि सर हम कहीं ना कहीं कोई कमेंट ही नहीं करेंगे और हमारा बहुत शानदार पेपर हो जाएगा, बेटा नहीं होगा। कमेंट करेंगे तभी क्या होगा, अच्छा पेपर होगा। कैसा क्या लग रहा है, कैसा क्या समझ में आया, ये कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ लिखने की कुछ टिप्स। क्या बताता हूँ बेटा, लिखने की कुछ टिप्स बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जो भी पेपर आएगा, जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं वहीं से आएगा, जो आपने पढ़ा है उस वहीं से आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वादे के साथ में कह सकता हूं बेटा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 1% घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको पेपर देना है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो ये मोबाइल नंबर आपके साथ में है,
इन पर आप क्या कर सकते हो, हमेशा कॉल मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हो कि सर ये हमारे को पूछना है, ये डाउट चल रहा है। मैसेज सभी साथी सेव कर लेना बेटा। ऐसा तो है नहीं कि आप ओनली कोई बीएससी एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी की ही क्लास लोगे, इसके बाद में एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो इन नंबरों पर क्या करना है बेटा, कहीं ना कहीं मैसेज करना है। क्या करना है, मैसेज करना है। और इसके साथ में ही मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहता हूँ बेटा, एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड थी, कीट विज्ञान बहुत ज्यादा हार्ड थी। मैं कह सकता हूँ कि इस क्लास मतलब ये जो दो तीन क्लासें आपने ली, पहले आपको 100% हार्ड लगती होगी, तो मेरे हिसाब से अब सभी साथियों को कहीं ना कहीं ओनली 10% हार्ड लगती है। और कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी, लगभग 50% विद्यार्थी या 100% उनके लिए इजी होगी, 100% उनके लिए इजी होगी। तो जिन साथियों के लिए ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं 100 की 100% इजी होगी, वो सारे बच्चे एक बार स्माइल करते, दिल बेचते कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ये सब्जेक्ट आपको कैसी लगी, और कहीं ना कहीं आगे आप कहीं ना कहीं पढ़ना चाहोगे इस सब्जेक्ट को, आगे कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहोगे, क्या मेरे साथ में जुड़ना चाहोगे। और इसके साथ में ही अभी तो आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, आगे आप कहीं ना कहीं कैसे पढ़ना है, आगे कहीं ना कहीं पढ़ना है, वन शॉट नहीं पढ़नी है। अब अपना टारगेट होना चाहिए एक एक क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे अपन पढ़ रहे हैं कंप्लीट है, वैसे एक एक क्लास का क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आगे हम डब्ल्यू का किसी का भी एग्जाम दे तो वो सारे एग्जाम क्या होनी चाहिए बेटा, क्लियर होने चाहिए। और आई होप सारे एग्जाम क्लियर होंगे मेरे सारे प्यारे साथियों का, और इसके साथ में मेरे भाई बहनों का, और इसके साथ में ही अपन बात करें आपके माता पिता का, सभी का नाम रोशन हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करो। और इसके साथ में मेरी दुआएं रहेगी, और इसके साथ में ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। इस एग्जाम के बाद में जो भी आपका फीडबैक रहता है वो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।